Welcome back, dear students. We are learning about ruling the countryside, the third chapter of the history. पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट सेटलमेंट्स बनाए, जिनमें हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, महलवारी सेटलमेंट पढ़ा, रोयतवारी सेटलमेंट पढ़ा। तो क्या हुआ, ये सारे सिस्टम्स बनाने के बाद, सेटलमेंट्स बनाने के बाद ये सारे फेल हो गए। इसके रीज़न्स क्या थे? रीज़न्स ये था पहला रीज़न, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेवेन्यू इतना ज़्यादा यानी टैक्स इतना ज़्यादा रखा था कि जो पीजेंट्स थे दे वर अनेबल टू पे, वो उसको भर नहीं पाते थे। तो क्या हुआ, क्योंकि आपको पता ही है पीजेंट्स को मजबूर किया जाता था ये सब करने के लिए। तो जब पीजेंट्स को कुछ ना सूझा तो उन्होंने अब गाँव ही छोड़ने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे रीजन्स में गाँव जो है वो डेजर्टेड हो गए, यानी लोग भाग गए शहरों की तरफ मजदूरी करने के लिए। लेकिन अब वो ये काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनमें उनको फ़ायदा भी नहीं होता था। फ़ायदे के अलावा उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी नीलाम होने लगी थी। तो ये जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, इनको लगा था जो हमने नए सिस्टम्स जैसे रोयतवारी सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट जो है, जो हमने ये बनाए हैं, इससे जो इंडियन फार्मर्स है रॉयल हो जाएंगे, ये एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जब इनको ये लगा कि रेवेन्यू से ही खाली हमारा पेट नहीं भरेगा, इससे हम ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने क्रॉप्स फॉर यूरोप, मीन्स वो क्रॉप्स जिनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी, अब ज़मींदारों को, पीजेंट्स को ये क्रॉप्स उगाने पे मजबूर कर दिया। इनमें से बहुत सारे क्रॉप्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जूट बंगाल को बताया गया, आप जूट कल्टीवेशन करो अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उत्तर प्रदेश को कहा गया कि आप वीट, ये शुगर केन करो, आसाम को टी, पंजाब को वीट और महाराष्ट्र को कॉटन बताया गया। इसी तरीके से अगर मद्रास को हम देखेंगे, जो जो आज का चेन्नई है, वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन करवाने लगे ये। तो इनका एक ही मकसद था कि यहाँ से ये सारी क्रॉप्स एक्सपोर्ट करके यूरोपियन कंट्रीज़ में उसमें बहुत सारा मुनाफा कमाना। तो इन्होंने क्या किया, हाउ वाज दिस डन, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए। द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स दैट दीज मेथड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे इनमें हम एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इंडिगो एक क्रॉप है। इंडिगो इंडिगो क्रॉप जो है, इससे हमें डाई हासिल होती है, जो कपड़ों में डाई लगाते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ के कलर्स जो बनाते हैं, कलर क्लॉथ्स जो बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो कॉटन टेक्सटाइल्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका बोलबाला था और उसके लिए डाई चाहिए थी। तो इंडिगो प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में अच्छा उगता है, जिसकी डाई ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो जब ये प्लांट उगाते हैं तो इसकी डाई जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो 13th सेंचुरी में क्या होता है कि जो इंडियन इंडिगो है, इसकी मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे क्लॉथ के लिए डाई एज ए डाई यूज़ होती थी। लेकिन क्या हुआ, only small amounts of indigo reached the European markets and its price were very high। तो क्या था कि बहुत कम इंडिगो जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचता था, और इसकी रेट भी, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी प्राइस भी बहुत थी। तो जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने यही मौका गनीमत समझा, इन्होंने सोचा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंडिया जो है ये परफेक्ट है इसकी कल्टीवेशन के लिए। इससे पहले क्या होता था, ये कैरेबियन या हम अमेरिकन आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे, वहाँ से, क्योंकि उस वक्त अमेरिका कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो वहाँ से पहले ये डाई मंगवाते थे। लेकिन क्या हुआ, 1791 में उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, और उन्होंने वहाँ पे जो स्लेव्स थे, स्लेव्स ने
टोटल इनकार कर दिया कि हम ये कल्टीवेशन नहीं करेंगे, उन्होंने गिव अप कर दिया। तो वहाँ से नॉर्थ अमेरिका से जो इनकी सप्लाई आती थी वो कम हो गई। इसके अलावा एक और डाई थी जिसका नाम था वोड। वोड डाई जो है उसमें भी ब्लू कलर प्रिंट आता था, लेकिन वो जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट से आता था और उसका कलर ब्लू था, लेकिन डल था, पेल और डल था। और ये जो वोड वाले थे, एक टाइम पे इन्होंने क्या 1790s में इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि आप इंडिगो जो इंपोर्ट होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप उसको बैन कीजिए। तो कुछ देर के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया, लेकिन वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला, क्योंकि जो इंडिगो डाई थी उसका कलर बहुत अच्छा आता था, वो कपड़े बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे, लोग उसी को पहनना पसंद करते थे। तो जब उन्होंने गवर्नमेंट पे दबाव डाला टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ने, तो गवर्नमेंट ने इसका जो है रिमूव कर दिया, जो बैन थी इंपोर्ट करने की वो रिमूव कर दी। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडिया का रुख किया, क्योंकि अब तो अमेरिका में स्लेव्स ने इनकार कर दिया था, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, वहाँ की सप्लाई बंद हो गई थी। तो इन्होंने यहाँ पे लोगों को मजबूर किया, कहीं पे ये खुद ये बन गए कल्टीवेटर्स। तो इन्होंने नौकरियां छोड़ के ये ज़मींदार बन गए, लैंडलॉर्ड्स बन गए, किराए पे इन्होंने ज़मीनें ली, वहाँ पे फिर जो राइट्स को है उनको मजदूरी पे लेते थे, तो उनसे वो काम करवाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो क्रॉप्स है इंडिया में उगाने शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ इंडिगो कल्टीवेशन का, लोगों का रिस्पांस क्या रहा, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।